Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UFI Educational Center. साथियों बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिस्पांस का। और मैं बिल्कुल कथारसिस के पार्ट 3 को निगलेक्ट कर चुकी थी, मेरे जहन से निकल गया था क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त कुछ और फरमाइश कर देते हैं, तो मैं वो लेसन ले लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी फ्रेंड का, में भी उनका नाम शायद मरियम था या कुरतुलैन था या कुरतुल एम था, मेरे जहन से नाम निकल गया। बहुत शुक्रिया मरियम और कुरतुल, जो आपने मुझे कहा कि भाई ये नाम हमें कैथारसिस का पार्ट 3 जल्दी से करवा दें। आपको रिमाइंडर दे दूं कि कैथारसिस क्या था। प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, अनवांटेड इमोशंस, इमोशनल रिलैक्सेशन और समथिंग दैट कैन कॉज चेंज, परगेशन ऑफ इमोशंस। आगे आप लगा लें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, साइको एनालिसिस, पर्जिंग ऑफ इमोशनल टेंशंस, ये सब है कैथारसिस के डेफिनेशंस। ट्रेजिक फ्लो भी हो सकता है, और एरिस्टोटल का इम्पैक्ट है कि ट्रेजेडी जो होती है ना, ऑडियंस को प्यूरिफिकेशन देती है, ऑडियंस उससे कुछ सीख कर जाते हैं। और ये कम्बिनेशन होता है पिटी और फियर का, ये हम जान चुके हैं। और कैथारसिस उभरता ही तरस और खौफ से है। इमोशनल डिस्चार्ज भी इसे कहा जा सकता है, रिलीज स्ट्रेस विद फ्लो ऑफ टीयर्स। बहुत ज़बरदस्त। मैंने आपको, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने कितनी रिसर्च करके ये सारे इसकी छोटे छोटे से पॉइंट्स निकाले हैं कि ये सब कैथारसिस में शुमार होता है। और पिछले भी आपको बहुत पसंद आए लेक्चर्स, तो ये कैथारसिस के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा उन पर रिस्पॉन्स दिया, लाइक दिया, कमेंट्स किए। मैं चाहूँगी कि आप मज़ीद अच्छे कमेंट्स करें हमें, और अपने फ्रेंड्स को बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारे इजी लैंग्वेज चैनल उन्हें किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं उनके डिज़ायर्ड लेसन को। और साथियों, कैथारसिस का पार्ट 3 लेके चलते हैं। ये पार्ट 3 आपको मैं इसमें प्लेलिस्ट में सेट कर दूंगी, और इसके साथ मैं कोशिश करूंगी कि इनके लिंक्स एक दूसरे के साथ दे दूं। हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है। Aristotle himself explains that tragedy has its own kind of player. अब अरिस्टोटल बजाते खुद क्या कहते हैं कि ट्रेजेडी का तो अपना ही एक ऐसी किस्म है कि जो खुद ही खुशगवारी पैदा कर देती है, एंड वी मस्ट सीक फ्रॉम इट। और हमें इसकी तलाश जरूर करनी चाहिए। ओनली किस लिए? सिर्फ द प्लेयर प्रॉपर टू इट, इसके लिए कि ये जो प्लेयर है, ये जो खुशगवारी है, प्रॉपर हो, मुनासिब हो इसके लिए। इतने ज्यादा भी ना हम ट्रेजेडी ले लें कि खुद ही सकते में चले जाए। ट्रेजेडी से अपने हीरो को सकता निकालने की बजाय हम खुद ना कहीं उसको चले जाएं, खुद ना उसकी ज्यादा ही टेंशन में मुलव्वस हो जाए, बस प्रॉपर किस्म का प्लेयर उससे हासिल करें। सो द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी इज टू प्रोवाइड द प्लेयर peculiar peculiar to it। अब इसमें peculiar का अगर देख लें तो ये अजीबोगरीब सी एक खुशी होती है। peculiar मेरे मुंह पे अल्फाज ही नहीं चढ़ पा रहे, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी जुबान लड़खड़ाती जा रही है। पेकुलियर मतलब अजीबोगरीब खुशगवारी मिलती है हमें। ट्रेजेडी के कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो ये मुहैया करती है हमें अजीबोगरीब खुशगवारियां। दिस प्लेयर इन्वॉल्व्स, अब ये मुलव्वस होती है द प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स, जिसमें हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारे कुछ ऐसे मौके, ऐसे कुछ काम जिनको पेश किया जाता है। प्लेजर इसमें मुलव्वस होती है, विच अरोज पिटी एंड फियर, और उससे उभरता क्या है? खौफ और डर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर इस थ्योरी को देखा जाए, कैथारसिस बिकम एन इंडिकेशन, तो ये बन जाता है एक अलामत ऑफ द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के काम की एक अलामत बन जाता है कैथारसिस। कैथारसिस आपको कॉमेडी से नहीं आ सकता। कैथारसिस आपका उभार, कैथारसिस का उभार, इमोशंस का पाक हो जाना, इमोशंस से रिहा हो जाना, इमोशंस की तहारत हो जाना, ये सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी से हासिल कर सकते हैं। नॉट फ्रॉम द कॉमेडी, एंड नॉट ऑफ इट्स इमोशनल इफेक्ट्स ऑन द ऑडियंस, और ना ही हम इसके जज्बाती तासुर ऑडियंस पर जब हम इसको असर देते हैं तो उससे भी कैथारसिस हासिल नहीं कर सकते। कैथारसिस यानी रिलीज ऑडियंस बजाते खुद करेगी, और ये जो ड्रामा वाले हैं वो करवाएंगे। कैथारसिस इज रिलेटेड टू द इंसिडेंट ऑफ द ट्रेजेडी। वही बात होगी कि कैथारसिस का ताल्लुक अलमीहा से है, वो वाकयात जो हमें दुख देते हैं उनसे है।
उनसे हमारा कथारसिस उभरता है, नॉट द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर अवोक्स इन द ऑडियंस। और अगर ऐसा ना हो तो ऑडियंस में अवोक उभर नहीं सकते पिटी एंड फियर के इमोशंस। ट्रैजिक प्लेजर अरेजेस फ्रॉम द फैक्ट। अब ट्रैजिक प्लेजर क्या है? अलमीहा खुशगवारी कैसे उभरती है? उन हकाइक से दैट द आर्ट ऑफ इमिटेशंस प्रोड्यूसेस कौन से हकाइक? जो के नकल मारने का एक फन जो है, यानी वो इमिटेशन भी तो इसी की थ्योरी है ना, एरिस्टोटल की, मिमेसिस भी इसी की थ्योरी है कि नकल की नकल करते हैं तो आगे एक और नकल निकलती है तो फिर तो हालात बदलते हैं। उसी थ्योरी को कह रहा है कि वो भी इसमें शामिल है ट्रेजेडी के हकाइक में। द सॉर्ट ऑफ प्लेजर विच कम्स फ्रॉम लर्निंग। अब हमें प्लेजर मिलती कहाँ से है? सीखने के अमल से हमें प्लेजर मिलती है। The learning comes from the discovery of a certain relationship between the particular events presented in the imitation and certain universal elements embodied in it. पूरी बात को समझ लिए। अब ये लर्निंग कहाँ से आती है? ये उस इजाद से आती है जो कि खास तौर पर ताल्लुक रखती है खास, खसूसी, पार्टिकुलर, मखसूस वाकयात के साथ, जो कि पेश किए जाते हैं किसमें? इमिटेशन करके, उनकी कॉपी करके, बड़े खास कायनाती मौक़ों को, अनासिर को इकट्ठा करने के साथ। समझ आ गई आपको इस बात की कि ये जो ट्रेजेडी बनाई जाती है वो मुख्तलिफ वाकयात को इकट्ठा करके उनसे एक स्टोरी क्रिएट की जाती है, और बड़ी खास किस्म की स्टोरी होती है जिसका ताल्लुक इजादात से होते हैं। जब यानी कि ये अगर आप ईडीपस के ड्रामे को अच्छी तरह रीड कर चुके हैं ना, अभी हमने अपने चैनल पर नहीं लिया है उससे, जो ही हम उसे लेंगे हमारे ऑडियंस और भी ज़्यादा उससे महजूज होंगे और फ़ायदा उठाएंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि ये जो इमिटेशंस आती है वो खसूसी वाकयात के साथ आती है। इनके साथ रेज होने वाला जो पीटी और फियर होता है वो हमें कथारसिस करवाता है। फॉर दिस पर्पस, इसी मकसद के लिए द पोएट सेलेक्ट्स, वो चुनते हैं, एंड ऑर्डर्स, और फिर उन्हें तरतीब देते हैं, हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। इसको अंडरलाइन कर ले। प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी क्या है? जिसमें जरूरत के वक्त जो चीज जरूरी हो जाती है वो कर दी जाए। हालात इस तरह बदल दिए जाएं कि भाई अब ये चीज नेसेसरी हो गई है, इसको करना है, इसको होना है, तो उस चीज के मुताबिक कहानी को लेकर चले। इस तरह से आ जाती है प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी, यानी हालात के मुताबिक जरूरत को मुनासिब तरीके से पूरा कर दिया जाए, और शायद इस तरह ये हालात हो जाए तो हमारी बात बन जाए। ये प्रेजेंट्स व्हाट माइट बी मोर देन व्हाट इज। अब ये कहा जाता है कि ये नहीं है कि जनाब क्या है, बल्कि ये कहा जाता है कि क्या हो सकता है। जी दोस्तों, तो क्या था ये what might be? might be इसका मतलब है कि क्या हो सकता है, more than what is, कि क्या है। अब है भी अगर जोर दिया जाए तो ये बात चली जाती है कि ये एक पक्की चीज है जनाब, यही है, ऐसा ही दिखाना है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही था। लेकिन माइट बी में थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकती है, तब्दीली आ सकती है, इसीलिए आगे जाके ये कहते हैं दिस इज व्हाट मेक्स, यही है वो चीज जो बनाती है अपोइटिक शायर को मोर फिलोसॉफिकल, उसे फलसफादान बना देती है देन हिस्टोरियन के। वो एक तारीख दान नहीं है, फलसफादान है। तारीख दान होता तो वही चीज बताता जो हिस्ट्री में हैपन हो चुकी थी, वो उससे कोई नई चीज हमारे सामने पेश नहीं करता। लेकिन शायर ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि शायर एक तारीख दान नहीं था, वो हमारे सामने फिलोसॉफिकल बातें पेश कर रहा था, हिस्ट्री पेश नहीं कर रहा था। फॉर ही मेक्स द पार्टिकुलर, इसीलिए उसने बनाया एक खास इनटू अ जर्नल, उसने एक खास को आम बना के हमारे सामने पेश कर दिया जनाब। ही डील्स, वो क्या करता है, वो डील करता है किसके साथ? विद द यूनिवर्सल, कायनात के साथ। द इवेंट्स आर प्रेजेंटेड एज फ्री ऑफ ऑल एक्सीडेंटल्स, ट्रांसेंड्स एंड चांसेस। अब ये जो इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स क्या करते हैं? इवेंट्स पेश किए जाते हैं। कैसे पेश किए जाते हैं? एक तो इवेंट्स को बनाया जाता है खास से आम, दूसरा ये कायनात के साथ ताल्लुक रखते हैं, और उसके आगे इनको पेश किया जाता है हादसों से आज़ाद, तमाम हादसाती ताल्लुकात से आज़ाद। आगे चले जाते हैं तो ये जो हमें वर्ड मिल रहा है ट्रांजेंट्स, इसका मतलब होता है आर्जी। ट्रांजेंट्स आर्जी यानी बिल्कुल पक्का नहीं, आया और गया, आया गया। चांसेस क्या होते हैं? इस वक्त ये बात होने का मौका है, इस वक्त ये बात होने का मौका है, इम्कानात समझ लें इसे। अदरवाइज अगर ऐसी चीजें ना हो, इट माइट बी ऑब्सक्योर, तो ये क्या हो जाएगा?
ये गैर वाजिया हो जाएगा। देयर ट्रू सिग्निफिकेंस, वो अपनी असली अहमियत से गैर वाजिया होकर हमारे सामने आएगा। हादसे आते हैं, आर्जी और इम्कानात के मौके आते हैं तो कहानी आगे बढ़ती है ना। अगर आप देखते हैं तो हैडा गैबलर को ले लें, चले आप अब ईडिपस को नहीं देते, तो हैडा गैबलर में चांसेस आए थे, उसके हाथ उसका मसवदा लग गया था। वो क्या था, मैनोस्क्रिप्ट्स लग गया था। एक्सीडेंटल हुए थे जनाब इवेंट्स, क्या एक्सीडेंटल हुए थे। आजादी तौर पर उसने कह दिया था घर बड़ा अच्छा है, मैं तो इसी जो है जनरल कर्नल के घर में रहना चाहती हूँ। ये सब बातें उसने जाते जाते कह दी। इस तरह से इवेंट्स जब वाजिया होते हैं तो कहानी आगे बढ़ती है। अगर ऐसा ना हो तो कहानी जो है वो गैर वाजिया रहे, मुबहिम रहे। Hence tragedy brings a better understanding। बिल्कुल ठीक है जी ना, ट्रेजेडी हमारे लिए समझने की सलाहियत लेके आती है। अगर हम अलमीहे में जाते हैं तो तजर्बे से सीखते हैं। इट ब्रिंग्स द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर कौन होते हैं, हमारे प्ले देखने वाले लोगों को स्पेक्टेटर कहा जाता है, क्योंकि ये स्टेज प्लेस की बात हो रही है ना। एरिस्टोटल उस जमाने में था जब किताबों पे बात नहीं होती थी, लोग जो आके ड्रामा स्टेज पे करते थे उनके बारे में बात होती थी, और उनको तमाशाइयों को स्पेक्टेटर कहते हैं। फेस टू फेस सामने आते थे विद द यूनिवर्सल लॉ, कायनाती जो कानून है उसके सामने आ जाते थे। कायनात का काफ और कानून का नुक्तों वाला काफ, कैंची वाला। द ट्रेजिक पॉइंट सिलेक्ट्स, वो क्या उसकी क्या चुनाव होता है। इंसिडेंट्स चुनता है, एम्बॉडिंग पिटी एंड फियर, एंड देन पहले सबसे वो चुनता है पीटी और फिर चुनता है फियर। इन दोनों को जब वो इकट्ठा कर लेता है तो फिर क्या करता है, प्रेजेंट्स देम इन सच अ वे एज टू ब्रिंग आउट द प्रोबेबल और नेसेसरी प्रिंसिपल। अब वो जब इनको इकट्ठा कर लेता है तो वो कोशिश करता है कि प्रोबेबल हो जाए, इसमें कुछ ना कुछ इम्कानात आ जाए और ज़रूरियात के असूल भी शामिल हो जाए। यानी ऐसा मुमकिन होगा तो ये करना ज़रूरी हो जाएगा, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। डेट यूनाइट दैम इन अ सिंगल एक्शन, और वो उन्हें इकट्ठा कर देती है एक ही अमल में। एंड डिटरमाइन, और अज़म करते हैं देयर रिलेशंस, उनके जो ताल्लुकात होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। टू दिस एक्शन, इसी अमल के साथ। एज इट प्रोसीड्स, और फिर आगे बढ़ता है। फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू इट्स एंड, इसी तरह से एक प्ले आगे बढ़ता है अपने बिगनिंग से एंड तक। वाकयात की कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो कहानी आगे बढ़ती रहती है। जैसे अगर हम हैडा को ही अब हाथ में लेते हैं, हैडा ने जज ब्रेक को बताया अपनी सारी स्टोरी। कड़ी मिली जब जज ब्रेक के हाथ पेस्टोल लगी, पेस्टोल के बारे में उसने सुना तो वो कड़ी से कड़ी मिली, तो उसे पता लग गया भाई हैडा इसमें इन्वॉल्व है। एडिपस को भी इसी तरह से पता लगता है जब वो देखता है कि भाई मेरे वो पेशेंट कोई की गई थी तो मैं यहाँ से भागा था, फिर पता लगा वो जहाँ से भागा था मैं तो वहीं आ गया। माँ मेरी वो तो थी नहीं, माँ तो मेरी ये थी जिसके साथ मैं रह रहा हूँ। ये सारी स्टोरियां कड़ी से कड़ी मिलाते हैं तो कहानी आगे बढ़ती है। When the spectator has witnessed, जब वो ये मुशाहिदा कर लेता है, a tragedy of this type, इस किस्म की ट्रेजेडी को जब स्पेक्टेटर तमाशाई देखते हैं और इसके बारे में शहादतें देते हैं कि भाई हमने ये देखा, he will have learned something, तो कुछ ना कुछ वो सीख कर ही जाते हैं। The incidents will be clarified, ये जो वाकयात हैं उनको बिल्कुल वजाहत से पेश किया जाएगा। इन दिस सेंस, इस एहसास के साथ, डेट देयर रिलेशंस के जो उनका ताल्लुक है, इन द टर्म ऑफ द यूनिवर्सल्स के उनके कायनात के साथ ताल्लुक है। ये नहीं कि उन्हें जिन्नों भूतों बड़ियों की कहानियां सुना सुना के तो उनका ताल्लुक पेश किया जा रहा है, कायनाती किरदारों के साथ उनका ताल्लुक दिखाया जाएगा। will have become manifest, अब क्या हो जाएगा, वो पैदा करेगा, वाजिया पैदा करेगा, मैनिफेस्ट कर देगा, साफ कर देगा। एंड द एक्ट ऑफ लर्निंग विल बी इंजॉयबल, और फिर जो हम सीखेंगे वो सीखना हमारा सीखने के काबिल होगा। इन द लाइट ऑफ दिस थ्योरी, अगर इसी नजरिए को देखा जाए, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कैथारसिस रेफर्स टू द इंसिडेंट्स ऑफ द ट्रेजेडी। अब कैथारसिस का हवाला किसके साथ है, अलमिया वाकियात के साथ है, rather than to the philosophy, rather than to the psychology। साइकोलॉजी क्या होती है, नफ्सियाती। साइकोलॉजी वाकयात के साथ नहीं है बल्कि अलमिया वाकयात के साथ है। ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस की साइकोलॉजी के साथ नहीं है, ऑडियंस की नफ्सियात के साथ नहीं है, बल्कि कहानी की ट्रेजेडी के साथ है। कहानी में क्या वाकयात हैं जो अलमिया पेश कर रहे हैं। कैथारसिस इज नॉट प्रोग्रेशन ऑफ इमोशंस। एक थ्योरी ये भी है जनाब, कैथारसिस कोई नहीं साफ सुफ करती हमारे जज्बात को, कोई नहीं पाकी साफी देती। नॉर इट इज अ प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, और ना ही इससे हमारे इमोशंस को कोई तहारत मिलती है। इट रेफर्स टू द वे, ये उस तरीके की तरफ हवाला देती है, इन विच द पोएट हैज प्रेजेंटेड हिज इंसिडेंट्स ऑफ पिटी एंड फियर। उस तरीके की तरफ हवाला देती है जिसमें शायर क्या पेश करता है, अपने वाकयात को पेश करके तरस और खौफ को उभारता है। टू राइज फ्रॉम द पार्टिकुलर
टू द यूनिवर्स, और वो उन्हें उठा देता है, ले जाता है हास से आम की तरफ। पार्टिकुलर होते हैं हास और यूनिवर्सल होते हैं जो पूरी कायनात में पाए जाते हैं, पार्टिकुलर बड़ी मखसूस किस्म के होते हैं। कैथारसिस इज नॉट द कैथारसिस ऑफ द ऑडियंस, ये ऑडियंस का कैथारसिस नहीं करवाया जा रहा है, उनको ये नहीं कहा जा रहा है कि वो आंसू बहा बहा के जाए, रो धो के घरों के जाए। इट इज कैथारसिस ऑफ पिटी एंड फियर देमसेल्फ, ये कैथारसिस है पीटी और फियर उनके अपने आप का। Indeed, दरअसल अगर देखा जाए, अरिस्टोटल does not refer to the audience, उसने तो ऑडियंस का हवाला ही नहीं दिया इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की किसी भी किस्म की वजाहत करते वक्त उसने ऑडियंस का हवाला नहीं दिया। इट बिकम्स, ये क्या हो जाता है, इनएविटेबल, लाजम हो जाता है, नागुज़ीर हो जाता है, दैट ही इज टॉकिंग ऑफ द वर्क ऑफ ट्रेजेडी इटसेल्फ, कि वो तो बात कर रहा है ट्रेजेडी के अपने काम के बारे में, वो लोगों को नहीं कह रहा कि आए आप आए रो धो के जाएं यहाँ से, नहीं, उसने कुछ और हवाले दिए हैं। उसने कहा लोग आएंगे तो सीख लेकर जाएंगे, वो आएंगे तो ये यहाँ से बात को इल्म के हासिल के जरिए इल्म हासिल करेंगे और आइंदा ऐसी गलती से बचेंगे, ये उसका काम था। अब एरिस्टोटल क्या कहते हैं, वी मस्ट नॉट डिमांड ऑफ ट्रेजेडी एनी एंड एवरी काइंड ऑफ प्लेयर, हमें ट्रेजेडी की ये डिमांड नहीं है, हम ट्रेजेडी का मुतालबा नहीं करते कि इससे हमें खुशी मिले, बट ओनली दैट विच इज प्रॉपर टू इट, लेकिन हम कहते हैं वो हो जो इसके लिए मुनासिब हो, मुनासिब हद तक खुशगवारी हो, ये ना हो कि किसी का नुकसान हो जाए तो हम खुश होते फिर अच्छा ही हुआ इसका नुकसान हो गया, हाँ हाँ हाँ, नहीं, हमें खौफ आना चाहिए कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। Thus the player peculiar of to tragedy comes from pity and fear, अलबत्ता अब देखा जाए तो ये जो सारे अजीब किस्म की खुशगवारी थी जो ट्रेजेडी से हमें आई थी, ये कहाँ से आई थी, तरस और खौफ के जज्बात से आई थी। एंड द प्रॉब्लम ऑफ एनी राइटर, अगर किसी भी राइटर को कोई मसला है, इज टू सुटेबली फॉर्मुलेट द प्लेयर, तो अब वो क्या करे, प्लेजर पेकुलियर को फार्मुलेट करे, फार्मुलेट क्या होता है, वाजिया करे, मुरतब करे, इजाद करे, नुस्खे के मुताबिक बनाए, सूटेबली मुनासिब तौर पर बनाए। कोई भी शायर अगर कुछ लिखता है, यानी उस जमाने में शायर ही काम करते थे, तो वो बड़े अजीब जो प्लेजर पेकुलियर है इसको मुनासिब फार्मूले के साथ बनाए, टू ईच जेनर ऑफ पोइट्री, और उसमें पोइट्री की सारी लिटरेरी टर्म्स डाल के बनाए, हर चीज डाल के बनाए, जैसे हमाशिया होना चाहिए उसमें, जैसे ट्रेजिक फ्लो होना चाहिए उसमें, जैसे हीरो या उसका गरूर और घमंड होना चाहिए, या हीरो के अंदर जो है काम करने की सलाहियत होनी चाहिए कि एस क्विक कर दे, फटाफट आके फैसला ले ले, ऐसा होना चाहिए। इट लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्सल लॉ गवर्निंग द यूनिवर्स, और ये हमें उस कानून की तरफ रहनुमाई करती है, उसको समझने में मदद देती है जो एक कायनाती कानून है और ये पूरी दुनिया में वो हुक्मरानी कर रहा है कानून। एंड प्रोड्यूस द प्लेयर पेकुलियर टू ट्रेजेडी, और यही जो खास किस्म की खुशगवारी है ट्रेजेडी के बारे में, अजीब खुशगवारी है, इसको पैदा किया जाता है, पेश किया जाता है, प्रोड्यूस पेश किया जाता है, पेश करते हैं। इन दिस वे, इसी तरह से कैथारसिस टेक्स ऑन एन इंटेलेक्चुअल टोन, अब ऐसे ही अगर कैथारसिस को देखें तो बड़ी जबरदस्त उसकी एक टोन बन जाती है, एक उसका लब लहजा निकल आता है, रेदर देन अ मेडिकल और रिलीजियस टोन। अब पहले हमने इसे मेडिकल और रिलीजियंस के हिसाब से भी देखा है ना पीछे, अब उसने बताया कि इसको कैथारसिस को ऑडियंस के हवाले से देखो कि उनको प्लेजर पेकुलियर के साथ एक खास किस्म की अंडरस्टैंडिंग देनी है, ना कि मेडिकल और रिलीजियस टोन, ये इससे भरकर कुछ देना है, उन्हें इंटेलेक्चुअल करना है, उन्हें समझ देनी है। The purgation theory and the purification theory of catharsis have been their obvious limitations. अब आगे चलें तो obvious limitations आ रही है जनाब, इसकी बड़ी मुबहम किस्म की, वाजिया किस्म की और भी हदूद हमारे सामने आती हैं इसी थ्योरी की, परगेशन थ्योरी की। क्या है वो, दे कैन नॉट एक्सप्लेन द होल प्रोसेस, ये बताती ही नहीं है हमें पूरे का पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है, इन्वॉल्व इन कैथारसिस के, कैथारसिस किस चीज में मुलव्वस है, काम हो क्या रहा है। अ फंडामेंटल ड्रॉबैक ऑफ दीज थ्योरीज, अब इन सारी की सारी थ्योरीज का एक ऐब है, फंडामेंटल एक बुनियादी ऐब है, ड्रॉबैक ऐब में आ जाता है, सारी थ्योरीज में कोई ना कोई ऐब मिलता है, यानी कहीं ना कहीं से ये रह जाती हैं। जैसे कैथरीन बल्सी काबू नहीं कर सकती किसी भी राइटर की थ्योरी को, वो भी कहती है कि यहाँ आके ये फ्लॉप है, यहाँ आके ये फ्लॉप है, यहाँ आके ये फ्लॉप है, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मेरे जहन में आ गया। ऐसे ही इसने भी सारी की सारी थ्योरीज को डिनाई करके कहा है दैट दीज थ्योरीज आर कंसर्न्ड विद द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी ऑन द ऑडियंस, इन सारी नजरियात का ताल्लुक है उस असर के साथ जो ऑडियंस पर होता है ट्रेजेडी देखने के बाद, सच एज विद द साइकोलॉजी ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस की साइकोलॉजी भी तो देखना पड़ती है कि जनाब उनके समझ भी आ रही है प्ले की कि नहीं, यानी कि बच्चे देखने बैठे हुए और उन्हें प्ले किसी बड़े बंदे का दिखाया जा रहा है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा।
अब बच्चे कार्टून देख के खुश होते हैं ना, वो ट्रेजेडीज को नहीं पता होगा कि बिटवी एंड फेयर क्या होता है। बोथ व्यूअर्स कंक्रीट कंसंट्रेट, ये जो सारे के सारे व्यू होते हैं ये क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, नॉट ऑन व्हाट ट्रेजेडी सेज, इस पर नहीं कि ट्रेजेडी में कहा क्या गया है, बट व्हाट ट्रेजेडी मे डू टू अस, लेकिन ट्रेजेडी हमसे क्या चाहती है। दे ट्रीट, वो बताते हैं हमें पिटी एंड फियर एज अ रेफरेंस, के ये सारे के सारे हवाले हैं टू समथिंग इन द ऑडियंस, के ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ हवाला जात हैं, rather than to something scenes and elements in the play। इससे अलावा ये नहीं है कि ये जनाब सिर्फ मनाजिर पेश किए गए हैं, पहलू पेश किए गए हैं किसी ट्रेजेडी के, नहीं, ऑडियंस के लिए ये उससे भी ज्यादा है, ऑडियंस के लिए मोर देन सीन एंड एलिमेंट्स है। in actuality, अगर दर हकीकत देखा जाए, Aristotle was writing a treatise on the art of poetry। treatise क्या होते हैं, treatise होती है जैसे मकाला, किसी मौजू के मतलब बात करना, जैसे रसाला, और ये treatise उसने भी लिखी है ना, सिडनी ने भी ये लिखी है treatise। अब अरिस्टोटल ने भी जनाब एक मकाला लिखा है शायरी के फन की बजाय, एंड वाज कंसर्न्ड, और उसे ताल्लुक दिया है मोर विद द टेक्निक ऑफ राइटिंग पोएट्री, उसने इसका ताल्लुक राइटिंग शायरी के तकनीक के साथ दे दिया है। तकनीक क्या थी, उसके क्या तरीकाकार होते हैं शायरी के लिखने में, उनके साथ उसने इसका ताल्लुक रख दिया। देन विद द ऑडियंस साइकोलॉजी, और बाद में उसने जो देखने वाले हैं उनकी नफ्सियात के साथ इसका ताल्लुक कर दिया। एज थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी की थ्योरी को देखा जाए, द टू थ्योरीज आर नॉट बैड इन देमसेल्व्स, दो थ्योरी इसके अंदर कोई बुरी नहीं है, बट इट इज डाउटफुल, लेकिन शक वाली है। इफ इट एक्सप्लेन्स, अगर वो बयान करते हैं द टर्म एज अरिस्टोटल इंटेंडेड, जैसे अरिस्टोटल ने इरादा किया है, नियत किया है, इट टू मीन, अरिस्टोटल की नियत और इरादे को अगर देखा जाए तो ये वजाहत होती है, अदरवाइज इसमें डाउट्स रह जाते हैं। मॉडर्न क्रिटिक्स क्या कहते हैं, एडवोकेट, वो तो वकालत करते हैं क्लैरिफिकेशन ऑफ थ्योरी की, क्लैरिफिकेशन थ्योरी के वो साथ देते हैं जो जदीद हमारे नकाद है। दिस थ्योरी रेफर्स टू द इंसिडेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ये जो थ्योरी है इसका ताल्लुक ट्रेजेडी के वाकयात के साथ है, rather than to the reaction of the audience, ये ऑडियंस का रिएक्शन नहीं देखती कि ऑडियंस की आंखों से आंसू आए कि नहीं आए, ये देखती है ट्रेजेडी अपनी सीक्वेंस में जा रही है, वाकयात ठीक जा रही हैं, ए बी सी डी सही लगा हुआ है कि सी डी एफ जी और के बाद में ये लगा हुआ है, वाकयात का सीक्वेंस कैसा है। इट इज मोर कंसर्न विद व्हाट ट्रेजेडी, जनाब अब इसका ताल्लुक है कि ट्रेजेडी ने क्या कहा। अब इसको जरा छोटा करके देखते हैं। इज, इसका मोर ताल्लुक इसके साथ है कि ट्रेजेडी क्या कह रही है, व्हाट ट्रेजेडी इज सच एज, इसका ताल्लुक है कि ट्रेजेडी क्या कहती है, व्हाट द नेचर ऑफ ट्रेजेडी, क्या ट्रेजेडी की नेचर है, हालत है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अगर इस थ्योरी के साथ देखा जाए, प्रोग्रेशन और प्यूरिफिकेशन इज ओनली incidental to the layer of tragedy। फिर भरगेशम, सफाई, तहारत और प्यूरिफिकेशन, पाकी, ये दोनों क्या हैं, हादसाती तौर पर आते हैं ट्रेजेडी के अंदर प्लेजर देने के लिए, जो हमारी रूह को पाक करने की कोशिश में होते हैं। बट कॉम्प्रिहेंशन अगर समझा जाए ऑफ द रिलेशन, इस ताल्लुक को, टू द पर्टिकुलर, टू द यूनिवर्स, खास तौर पर या कायनाती तौर पर, एज एम्बॉडीड, जुड़े हुए हैं इन ट्रेजेडी, ये अलमिये के साथ जो मुजस्सम होते हैं ना, वैसे मुजस्मा बना हुआ इन चीजों के साथ अलमिये का। brings about a peculiar pleasure, और यही लेके आते हैं एक अजीब गरीब किस्म की खुशी। इट इज एन इंटेलेक्चुअल pleasure, और ये बड़ी ज़हीन किस्म की इंटेलेक्चुअल जहानत वाली खुशी भी हो सकती है, which lies, जो पड़ी हुई है, in realizing the relationship, जो कि realizing कर रही है, रियलाइजिंग हो रहे हैं हमारे रिलेशनशिप, उन पर इन्हिसार कर रहे हैं, किसके साथ, बिटवीन द हमारतिया ऑफ द हीरो, हमारतिया भी कहा जा सकता है इसे, हमारशिया भी कहा जा सकता है, किरदार के दोष, अलमिया, हीरो की गलतियां जो होती हैं उन पे भी कहा जाता है, हीरो क्या क्या गलती कर देता है, कहाँ आके वो अपने किरदार को अपने आपे से बाहर हो जाता है, जैसे हेड आपे से बाहर होकर जला देती है, जैसे ईडी बस आपे से बाहर होकर कई ऐलानात कर देता है, ये सारे हमारतिया और हमारशिया साउंड में आते हैं। एंड द सफरिंग, और उनके जो मसाइब जिसमें वो मुबतला हो जाते हैं, विच रिजल्ट्स, उनके नताइज के रिजल्ट में वो मुबतला हो जाते हैं, इनके नताइज में वो मुलव्वस हो जाते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन करैक्टर एंड द डेस्टिनी, और यही किरदार और इसकी किस्मत का ताल्लुक होता है, जो कि हमारसिया में, हमारतिया और हमारशिया में दिखाया जाता है। देयर इज अ डिजाइन, यहाँ पर एक डिजाइन है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ट्रेजेडी, जिसको ट्रेजेडी में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, यकजा किया जाता है, शामिल किया जाता है।
यहाँ पर एक ऐसा डिजाइन भी शामिल किया जाता है, द एलिवेशन ऑफ पिटी एंड फियर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। एलिवेशन क्या होता है? एक खात्मा। जब हम पिटी एंड फियर के साथ किसी चीज का खात्मा कर देते हैं तो ये पेश करता है, प्रोडक्ट पैदा करता है ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, हमारे सीखने के मरहले को पैदा करता है। जब हम पिटी एंड फियर पाते हैं तो हम कुछ सीख लेते हैं, नॉट द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी, जो कि ट्रेजेडी का एक चीफ ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया जाता। लोग सीख सूख के तो नहीं जाते, दो चार आंसू बहाते हैं फिर वैसा ही करते हैं। आफ्टर द अबव कंक्लूजन, अगर हम आप नताइज को देखते हैं, ऊपर के सारी बातों का अगर हम निचोड़ निकालते हैं, वी कम टू कंक्लूजन, तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं दैट नो डाउट एरिस्टोटल इज अ ग्रेट क्रिटिक। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अजीम नकाद रहा है एरिस्टोटल है, एंड व्हाट ही सेड centuries ago will continue, और अभी तक सदियों पहले जो उसने कहा अभी तक जारी है, to influence thinking, और अभी तक हमारी सोचों पर असर डाल रहा है, हमारी सोचें उसके असर में आ जाती हैं, as it has been doing all this time, और अभी तक ये सब चीजें हो रही हैं। it is unfortunate, और ये बिल्कुल अनलकी किस्म का है, नाखुशकिस्मत बात शामिल होती है, साबित होती है, that he has not explained some of the terms, कि उसने हमें बहुत सी इस्तेलाहात की वजाहत नहीं की, which seems very significant in his central thesis, जो कि बड़ी अहम थी उसके इस मरकजी नजरिए में। कैथारसिस की टर्म हमें वाजिया नहीं होती ना एरिस्टोटल के हिसाब से, कि तो लोगों ने अंदाजे लगाया, किसी ने मेडिकल के लिहाज से, किसी ने रिलीजियस के लिहाज से, किसी ने साइकोलॉजी के लिहाज से, लोगों ने अंदाजे लगा लिए भाई, राइटर्स ने, मुख्तलिफ नकाद ने। द टर्म कैथारसिस फॉर इंस्टेंस, अगर इसको देखा जाए, दर हकीकत हैज बीन इंटरप्रेटेड बयान की गई है एज वेरियसली, मुख्तलिफ तरीकों से, बाय द क्रिटिक्स, मुख्तलिफ नकातों से वही बात होगी, दैट इट इज डिफिकल्ट टू कम टू एन एग्रीमेंट। अब हम किसी एग्रीमेंट पर नहीं आ सकते हैं एज टू व्हाट एरिस्टोटल रियली मेंट। अब हमें नहीं पता चल सकता कि दर हकीकत एरिस्टोटल का मतलब क्या था कैथारसिस के बारे में, वो हमें क्या बताना चाहते थे, हम इस मतलब को वाजिया नहीं पा सके हैं। आगे बात करते हैं तो कहते हैं ऑफ द थ्योरीज, इन्हीं थ्योरीज को एडवांस टू एक्सप्लेन कैथारसिस, इन्हीं थ्योरीज को आगे बढ़ाते हैं कैथारसिस की मजीद वजाहत करते हुए। द क्लैरिफिकेशन थ्योरी अपीयर्स टू बी द मोस्ट एक्सेप्टेबल। इतनी थ्योरीज का जिक्र करने के बाद आखिर बात कहाँ पे ठहरी है कि ये जो थ्योरी थी क्लैरिफिकेशन की, वो ही मानी जा सकती है, परहैप्स शायद, क्योंकि फॉर इट टेंड्स, इसका क्या इरादा है, टू रिलेट कैथारसिस का ताल्लुक पैदा करना, टू वर्क रेदर देन टू द साइकोलॉजी ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस की नफ्सियात के बारे में नहीं। ये कैथारसिस हमारा क्लैरिफिकेशन थ्योरी में फाइनल जाता है, क्योंकि ये ताल्लुक पैदा कर देता है काम के साथ, हमारे आंसू आ जाते हैं, हमें फीलिंग आती है, कप कपीदारी हो जाती है, ये सब हमारा परगेशन होती है, हमारी नफ्सियात तो वही रहती है। वो ड्रामा देख के बाहर चले गए थोड़ी देर के लिए, अपने वो आंसू बहा लिए, बाद में तो हम साइकोलॉजी को तो चेंज नहीं कर सकते ना। एंड आफ्टर ऑल, और इसके बाद अरिस्टोटल वाज राइटिंग ऑन द आर्ट ऑफ पोइट्री, और फिर अरिस्टोटल ने आर्ट ऑफ पोइट्री के बारे में लिखा है, नॉट अबाउट द इफेक्ट ऑफ पोइट्री, उसने पोइट्री के असर के बारे में नहीं लिखा, पोइट्री के फन के बारे में बात किया, बट ऑल द सेम, इसी तरह से द लास्ट वर्ड ऑफ कैथारसिस हैज नॉट येट बीन सेड। इतनी बातें करने के बाद, 3 पार्ट्स बनाने के बाद भी हमें यही जवाब मिला है कि जनाब कैथारसिस के बारे में अभी भी हम मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं कह सकते। बहुत लंबा क्वेश्चन बनाया था करंट नोट्स ने, और हमने इसे 3 पार्ट्स में कवर किया है। आपको हमारे ये सारे के सारे पार्ट्स प्ले लिस्ट में मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड सी द लिंक व्हिच इज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। I think many links are appearing on the screen. Allah Hafiz.